जय हिंद साथियों। आज हम कक्षा 11वीं का हिस्ट्री सब्जेक्ट देखेंगे और हिस्ट्री सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर समय की शुरुआत जो है आज हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम सामान्य जानकारी से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सामान्य जानकारी ये है, आप सभी जानते हैं कि आज से 1370 करोड़ साल पहले महाविस्फोट हुआ था। एक छोटा सा बिंदु था कहीं पर, है ना, उत्पत्ति से एक छोटा सा बिंदु आया था, तो उसमें ताप और दाब बहुत अधिक हो जाने के कारण उसमें विस्फोट हो गया और विस्फोट होने से चारों तरफ धूल डस्ट गैसें फैल गई और उसी धूल डस्ट गैसों से ग्रह नक्षत्र तारों का निर्माण हुआ। हमारे यहाँ जो सूर्य है, सूर्य का निर्माण आज से 460 करोड़ साल पहले हुआ था और हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी की उत्पत्ति आज से 450 करोड़ साल पहले हुई थी। हजारों सालों तक पृथ्वी में बारिश होती रही और पूरा पृथ्वी जलमग्न हो गया। पूरी पृथ्वी जो है महासागरों से घिर गई और आज से 400 करोड़ साल पहले इसी जल में जीवन की उत्पत्ति हुई। अब ये जो जल में जो जीव थे वो धीरे धीरे थल में आने लगे, सूखी जमीन पर आकर के रहने लगे, जिन्हें प्राइमेट कहा गया। तो ये प्राइमेट पहली बार इस धरती पर 360 लाख साल पहले आए थे। ये प्राइमेट धीरे धीरे आदि मानव बने और आदि मानव जो है आधुनिक मानव बने। तो आदि मानव इस धरती पर 56 लाख साल पहले और आधुनिक मानव इस धरती पर महज 2 लाख साल पहले ही आए थे। ये सभी जानकारी है ना, एक सामान्य सी जानकारी है। ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? भाई समय तो हम भी नहीं थे जब महाविस्फोट हुआ, जब सूर्य बना, जब पृथ्वी बना, तो हम नहीं थे। तो ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो देखिए, जब महाविस्फोट हुआ, जब सूर्य का निर्माण हुआ, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, तो इस समय हम नहीं थे। तो ये जो जानकारी है हमें वैज्ञानिकों की कल्पना के आधार पर प्राप्त हुई है। भाई उस समय कोई नहीं था, लेकिन वैज्ञानिकों ने कल्पना किया कि शायद ऐसा हुआ होगा, है ना। इन्हें हम सिद्धांत नहीं बोलेंगे, इन्हें हम कल्पना बोलेंगे, हाइपोथेसिस या परिकल्पना बोलेंगे। तो ये जानकारी जो है हमें वैज्ञानिकों की परिकल्पना के आधार पर ज्ञात होती है। जैसे लाप्लास की परिकल्पना, जेम्स जोन्स की परिकल्पना और चैम्बरलिन की परिकल्पना, ना, ये बहुत से वैज्ञानिक हैं जो हमें इन सभी के बारे में जो है जानकारी देते हैं। लेकिन देखिए, 400 करोड़ साल पहले जीवन आ गया, फिर प्राइमेट आए, फिर आदि मानव, फिर आधुनिक मानव। तो उस समय हम नहीं थे, लेकिन कोई तो था वहां पर जो हमें जानकारी देगा। भाई 1857 की क्रांति में हम नहीं थे, लेकिन हम किताबों में पढ़ते हैं 1857 की क्रांति के बारे में, क्योंकि वहां पर कोई था जो सभी चीजों को अपनी किताबों में नोट कर रहा था। वहां पर युद्ध हुआ तो कुछ हथियार जो है ये कुछ कंकाल लोगों को मार के दफना दिया गया, तो खुदाई से आज सब वो निकल रहे हैं और उस समय का हमें जो है जानकारी दे रहे हैं। तो भी इस समय हम नहीं थे, लेकिन कोई तो था। तो यहाँ पर की जानकारी हमें वैज्ञानिक भी देते हैं और साथ में खुदाई से भी हमें यहाँ की जानकारी मिल जाती है। तो यहाँ पर जो भी चीज मैं बताया हूँ, यहाँ पर हम नहीं थे, तो इसके लिए हम केवल वैज्ञानिकों की परिकल्पना पर निर्भर हैं। और यहाँ पर भी हम नहीं थे, लेकिन हमारे जैसे कोई जीव वहाँ पर था, तो वो जीव जो है हमें खुदाई से आज मिलते हैं, उसके अवशेष, और साथ में वैज्ञानिकों की परिकल्पनाएं भी हैं। ये दोनों हैं हमारे पास, जिसके कारण इस समय के बारे में हमें जानकारी मिलती है। देखिए, अगर हम इतिहास को जानना है ना, पुरानी घटनाओं का अध्ययन करना है। इतिहास क्या है? तो पुरानी घटी घटनाओं का अध्ययन करना ही इतिहास है। तो भाई अगर हमें इतिहास को जानना है, पुराने समय की अगर हमें जानकारी लेनी है, तो उसके 2 तरीके हैं। या तो डायरेक्ट जाके खुदाई करो और वहां पर जानकारी ले लो, या तो फिर इनडायरेक्ट, है ना, मतलब कोई वहां पर रिसर्च पहले से कर चुका है, उससे जाके मिलो या उनकी किताबों को पढ़ो। तो इतिहास को जानने के 2 तरीके हैं, पहले डायरेक्ट तरीका और दूसरा इनडायरेक्ट तरीका। डायरेक्ट तरीका प्रत्यक्ष माध्यम, इतिहास को जानने का प्रत्यक्ष माध्यम क्या है? स्वयं जाकर के वहां पर रिसर्च करो, खुदाई करो। और अप्रत्यक्ष माध्यम क्या है इतिहास को जानने का? जिसने पहले से वहां पर की जानकारी ले रखी है, उनकी किताबों को पढ़ो या उस व्यक्ति से मिलो। तो पहले हम देखते हैं ये इतिहास को जानने का प्रत्यक्ष माध्यम। तो हम कहीं पर खुदाई करते हैं तो हमें 2 प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं। पहला लिविंग ऑब्जेक्ट, दूसरा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। हमें ऐसी वस्तुएं मिलती है जो पहले जीवित थी। जैसे उदाहरण के लिए हमें नर कंकाल मिल गया, जानवरों की हड्डी मिल गई,
पेड़ पौधे मिल गए या जीवों का जो है हमें कोई अवशेष मिल गया, तो इसे हम लिविंग ऑब्जेक्ट बोलेंगे। या फिर हो सकता है हमें वहां पर मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के खिलौने उपयोग में लाई गई है ना, उस समय के लोगों के द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं जो है हमें मिली हुई है, तो इसे हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कहेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, जब हम कहीं पर खुदाई करते हैं तो या तो हमें ऐसी वस्तुएं मिलेंगी जो पहले जीवित हुआ करती थी, या फिर हमें ऐसी वस्तुएं मिलेंगी जो शुरू से निर्जीव थी। जो जीवित हुआ करती थी जैसे हड्डी, जानवरों की हड्डियां, कंकाल है ना, मनुष्यों के कंकाल और पेड़ पौधे के अवशेष, जीवों के अवशेष, ये जो हमें मिलते हैं इन्हें हम कहते हैं जीवाश्म। और जो मिट्टी के बर्तन, खिलौने, उस समय के लोगों के द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं, ऐसे अगर हमें नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट अगर हमें मिलते हैं तो इन्हें हम कहते हैं सभ्यता की वस्तुएं। तो खुदाई से हमें जीवों के अवशेष मिले, मतलब जीवाश्म मिले, या तो फिर हमें जो है सभ्यता की कोई वस्तु मिले। वैज्ञानिक इसका बहुत ही सावधानी से अध्ययन करके ये बता देते हैं कि ये जो वस्तु है ये कितना लाख साल पुरानी है या कितना हजार साल पुरानी है। वैज्ञानिक कैसे बताते हैं ये सब चीज कि भाई ये वस्तु हमें मिला है, ये इतनी हजार साल पुरानी है। तो अगर वो वस्तु जीवित थी पहले, मतलब अगर वो जीवाश्म है, तो वैज्ञानिक इसके लिए कार्बन डेटिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। लेकिन अगर वो जीवाश्म नहीं है, वो सभ्यता की कोई वस्तु है, थाली है, प्लेट है, या तो फिर पत्थरों के कोई औजार है, लकड़ी का कोई सामान है, मिट्टी का कोई खिलौना है, सॉरी लकड़ी का सामान तो इसमें आ जाएगा क्योंकि वो जीवित में आएगा, मिट्टी का कोई खिलौना है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए वैज्ञानिक करते हैं यूरेनियम डेटिंग। तो जीवाश्मों के लिए कार्बन डेटिंग माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि वो वस्तु कितनी पुरानी है, और यूरेनियम डेटिंग प्रोसेस से हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को बता सकते हैं कि वो कितने हजार साल या कितने लाख साल पुरानी है। भाई अगर हमें कार्बन डेटिंग करना है तो वस्तु हमें खुदाई से मिल गई, हमें कार्बन डेटिंग करना है या यूरेनियम डेटिंग करना है तो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए बहुत पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, एक बार आप सर्च कीजिए, वहाँ पर जाकर के आपको मिल जाएगा। और ऐसे तो अभी ना मैं बहुत व्यस्त हूँ, इस कारण क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन जो कोचिंग में आ रहे हैं उनको मैं ये डिटेल से एक बार बता दूंगा। एग्जाम में आ जाता है कार्बन डेटिंग को समझाइए क्या है ना। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर बनाने वाले का कि जीवाश्म क्या है और कार्बन डेटिंग क्या है, हर साल पूछता ही है जीवाश्म क्या है। तो भाई पत्थरों के बीच में जब हमें कोई जीव के अवशेष या जीवों के छाप मिलते हैं उन्हें जीवाश्म कहा जाता है। फिर से सुनिए, जीवाश्म किसे कहते हैं? जीवाश्म को अंग्रेजी में फॉसिल्स कहते हैं। पत्थरों के बीच में जब जीवों के कोई अवशेष या जीवों का कोई छाप हमें मिलता है तो उसे जीवाश्म कहते हैं। तो भाई ये पत्थरों के बीच में वो जीव वहां से घुस गया तो एक्चुअल में वो दबा मिट्टी में ही था, उनकी मृत्यु हो गई तो उसको मिट्टी में दफना दिया गया, या तो फिर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई जिसके कारण वो मिट्टी में दब गया। लेकिन ये मिट्टी धीरे धीरे क्या हो गई? पत्थर बन गई, क्योंकि मिट्टी ही पत्थर बनती है और पत्थर ही मिट्टी बनती है। हम जानते हैं आग्नेय शैल है वो टूट फूट जाता है, मिट्टी बन जाता है, फिर अवसादी बन गया, फिर अवसादी टूट फूट होने के बाद फिर कायातरित बन गया। एक शैल चक्र होता है ना, मैंने वीडियो बनाया भी है शैल चक्र के ऊपर, तो उससे हमें ये पता चलता है कि मिट्टी ही पत्थर बनती है और पत्थर ही मिट्टी बनती है ना। मतलब मिट्टी से पत्थर बनेगी और पत्थर से मिट्टी बनेगी। तो उस समय ये जीव दबा तो मिट्टी में था, लेकिन धीरे धीरे ताप और दाब में वृद्धि होने के कारण वो जो मिट्टी है वो पत्थर में तब्दील हो गया, और आज हमें पत्थर के बीच में जीवों के अवशेष या जीवों का कोई छाप मिलता है तो उसे हम जीवाश्म या फॉसिल्स कहते हैं। ठीक है, कार्बन डेटिंग प्रोसेस क्या है ये यहाँ मैं कोचिंग में बता दूंगा विद्यार्थियों आप सभी को। और जो विद्यार्थी अभी कोचिंग नहीं आ पा रहे हैं उनसे ये कहना है कि भाई वो अगर नहीं आ रहे हैं तो घर में अच्छे से तैयारी करें और जिम्मेदारी से पढ़ाई करें, क्योंकि कक्षा 11वीं का ही रिजल्ट जो है थोड़ा खराब आता है। एक बार कक्षा 11वीं अच्छे से पास करके 12वीं चले गए तो आपका बेस मजबूत हो जाएगा और 12वीं आसानी से पास कर जाओगे। लेकिन अगर जो विद्यार्थी आना चाहते हैं वो जल्दी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि यही समय है एडमिशन का। एग्जाम के समय या तो क्वार्टरली एग्जाम के बाद या बोर्ड मेन एग्जाम के पास अगर कोई आएगा तो उसको एडमिशन नहीं दिया जाएगा,
ना, शुरू से एडमिशन लेते हैं कोचिंग में, बीच में या पेपर के समय, बहुत लोग पेपर के समय ज्वाइन करते हैं, पेपर के समय जाएंगे पास होने के लिए, तो उस समय एडमिशन नहीं होता है। क्योंकि मेरे कोचिंग खोलने का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको पास कर रहा हूँ, कोचिंग खोलने का उद्देश्य ये है कि मैं आपका बेस क्लियर करूँ, ताकि आगे जा कर के आपको न तो 12वीं में, न कॉलेज में, और न ही कोई कंपटीशन एग्जाम में कोई परेशानी हो। यहाँ पर कभी भी IMP सवाल के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, यहाँ पर केवल सब्जेक्ट, केवल विषय पर ध्यान दिया जाता है कि हाँ भाई आज हमने 5 टॉपिक समझ लिया है ना, आप सभी को जो है 5 टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया, 5 क्वेश्चन समझ लिया, ऐसा क्वेश्चन के पीछे कभी नहीं भागते, रटते नहीं हैं, टॉपिक्स को क्लियर करते हैं। एक टॉपिक जैसे मैं आपको बता दिया कि भाई उदाहरण के लिए राष्ट्रपति चुनाव कैसे करना है, तो आपको इतने अच्छे से राष्ट्रपति चुनाव समझ में आ जाएगा कि आप खुद राष्ट्रपति चुनाव करा लोगे अकेले। तो इस कारण हम समझाने पर और समझने पर फोकस करते हैं, ना कि रटने पर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये समय के बारे में जानकारी हमें 2 जगह से मिलती है, खुदाई से प्राप्त वस्तुएं और एक वैज्ञानिकों की परिकल्पनाएं। तो खुदाई से प्राप्त वस्तुओं की जानकारी तो हमने ले ली कि भाई खुदाई से 2 प्रकार की वस्तुएं निकलती है, इसे जीवाश्म कहेंगे, इसे सभ्यता की वस्तुएं। ये कितनी पुरानी है ये पता करेंगे कार्बन डेटिंग से, और ये कितनी पुरानी है ये पता करेंगे हम यूरेनियम डेटिंग से। अभी हम बात करते हैं वैज्ञानिकों की परिकल्पनाएं। तो बहुत से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने हमें जो है पुराने समय हमारे पूर्वजों के बारे में हमें बताया है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है चार्ल्स डार्विन। आप नाम याद रखिएगा चार्ल्स डार्विन का। तो 1859 AD में, मतलब 1859 ईस्वी में, आज से लगभग 150 साल पहले, चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक किताब लॉन्च की जिसका नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और ये ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में चार्ल्स डार्विन ने हमें हमारे पूर्वजों के बारे में बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल से बताया था कि कैसे हम डेवलप हुए, कैसे आदि मानव बने, कैसे आधुनिक मानव बने। तो यहाँ पर चार्ल्स डार्विन बताते हैं सबसे पहले क्या था, पृथ्वी आग का गोला था, कि आग धीरे धीरे ठंडा होने लगा, इसके बाद केमिकल रिएक्शन हुए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिलने लगे और जल की बूंदों में बदलने लगे। हजारों सालों तक पृथ्वी में बारिश हुई और पूरा पृथ्वी जलमग्न हो गया, और इसी जल में पहली बार जीवन की उत्पत्ति हुई। पहली बार जल में जीवन की उत्पत्ति हुई। फिर वो जो जीवन था, वो जो जीव था जो जल में ही रहता था, जैसे मछली है जल से बाहर निकाल दो तो तड़प के मर जाती है, तो वो जो जीव है वो धीरे धीरे थल में आने लगा, और वो थल में आ जाता था कभी, लेकिन रहता जल में था, बीच बीच में थल में भी आ जाता था। अब धीरे धीरे वो जो जीव है अब वो जल से अलग हो गया, अब वो दलदल में रहना चालू कर दिया था। फिर वो जीव अपने शरीर में परिवर्तन किया। लाखों साल में क्या होता है, हमारा शरीर परिवर्तित होता है। आज से पहले, जब लाखों साल पहले हमारे पूर्वज जब बंदर थे, उसका शरीर अलग होता था, हाइट कम होता था। आज हम आधुनिक मानव बन गए हैं, हमारा शरीर अलग हो गया है। तो लाखों सालों में क्या होता है, शरीर में चेंजेस आते हैं। तो लाखों साल के बाद क्या हुआ, यही जीव अब दलदल में नहीं रहते हैं, स्वतंत्र होकर के सूखी जमीन में घूमता है। जब प्यास लगती है तभी पानी के पास आता है, फिर बाकी समय ये सूखी जमीन में घूमता है। अब ये दूर तक देखने के लिए पीछे के 2 टांग पर खड़ा हो जाता है। अब ये आदि मानव बन गया है, 2 पैरों पर चलने वाला हिंसक मानव। शरीर मनुष्य जैसा हो गया है, लेकिन दिमाग अभी भी जानवर जैसा है, शिकार करता है, एक वक्त के खाने के लिए अपने जीवन को दांव पे लगा देता है, ये हिंसक मानव। अब इसके बाद इसको पता चला कि यार जो हम शिकार करते हैं, जो हम मांस खाते हैं, अगर हम फलों को खाएं तो फलों से भी हमें जो है उतनी ऊर्जा मिल जाती है। तो हम जो है शिकार क्यों करें, अपनी ऊर्जा खत्म क्यों करें, अपने जान को दांव पे क्यों लगाएं। बहुत आसान है कि हम फसल उगाते हैं मिल करके, और जो फसलों से हमें भोजन प्राप्त होता है उसे हम मिल करके खाते हैं। तो अब ये शिकारी जो पहले थे, अब ये किसान बन गए और बहुत आराम से कृषि करने लगे, और कृषि करके अपना जीवन जो है चलाने लगे। मतलब पहले एक हिंसक मानव थे, अब इन्होंने कृषि करना छोड़ दी, अब इन्होंने मतलब शिकार करना छोड़ दिया, कृषि करना प्रारंभ किया। अब ये क्या हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, है ना। पहले शिकार करते थे, मेहनत करते थे, शरीर मजबूत था, अब कृषि कर रहे हैं तो थोड़े अपेक्षाकृत पहले के मुकाबले कमजोर हो गए हैं।
अभी देखिए, अब ये बहुत आसानी से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। पहले एक वक्त के खाने के लिए जीवन को दांव में लगाते थे। कभी भोजन मिलता था तो कभी खुद शिकार बन जाते थे। शेर का शिकार करने के लिए गए, खुद शेर इसको निपटा दिया, खुद ही शिकार बन गए। लेकिन अब भोजन बहुत आसानी से मिल जाता है, तो अब ये अपने साथ और लोगों को जोड़ने लगे। ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा बड़े एरिया पर फसल उगा पाएंगे। अब ये समाज बनाने लगे और ये सभ्य मानव बन गए। अब ये सभ्य मानव बन गए। अब बहुत सारे लोग जुड़ गए, तो एक आदमी किसी काम को 10 दिन में करता था, अब 10 लोग मिलकर के उस काम को 1 ही दिन में कर दे रहे हैं। अब इनके पास काफी समय बच रहा है, तो वो बचे हुए समय में ये आर्ट एंड टेक्नोलॉजी मतलब कला और विज्ञान के विकास पर ध्यान देने लगे। तो इस प्रकार से मैं बहुत शॉर्टकट तरीके से ये बता रहा हूँ। चार्ल्स डार्विन ने अपनी किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इसको बहुत ही डिटेल से बताया है। आज से 150 साल पहले लॉन्च हुई थी ये किताब चार्ल्स डार्विन की ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि जिस बात को चार्ल्स डार्विन पूरी दुनिया को आज से 150 साल पहले बताया था, इसी बात को हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले हमें बता दिया था, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। आपको पता होगा वैदिक काल में वेद लिखे गए, पुराण लिखे गए, उपनिषद है ना, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद जो है लिखे गए। तो इन्हीं पुराणों में एक है अग्नि पुराण, एक है गरुड़ पुराण और एक है भगवत पुराण। इन पुराणों में आप देखोगे तो यही बातें बताई गई है, और पुराण 1859 में नहीं, उससे हजारों साल पहले लिखी जा चुकी है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। आप गरुड़ पुराण उठा करके देखिए, वहां पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन है। उसमें कहा गया है भगवान विष्णु का सबसे पहला अवतार मत्स्य अवतार जो कि जल में रहता था। भगवान विष्णु का दूसरा अवतार कच्छप अवतार जो कि जल थल दोनों जगह रहता था। विष्णु का तीसरा अवतार वराह अवतार जो कि दलदल में रहता था। सभी जानते हैं वराह दलदल में रहता है। भगवान विष्णु का तीसरा के बाद अगला चौथा अवतार जो जंगलों में घूमता है, सूखी जमीन पर रहता है, नरसिंह अवतार। भगवान विष्णु का अगला हमारा 5वां अवतार है शिकारी, है ना। देखिए चार्ल्स डार्विन क्या बोलता है, अब ये शिकारी बन गया, हिंसक मानव। तो हमारा जो है अगला 5वां अवतार आता है परशुराम अवतार, हिंसक। परशुराम की प्रवृत्ति आपने देखी है, हिंसक है ना। वो बाघ का खाल हमेशा पहने रहता है आदि मानवों की तरह, और हमेशा हाथ में हथियार लिए रहता है। हिंसक प्रवृत्ति का 21 बार पूरी धरती से क्षत्रियों को नष्ट कर दिया। इससे पता चलता है हिंसक था वो, क्रोधी प्रवृत्ति का था। इसके बाद चार्ल्स डार्विन बोलता है कमजोर मानव आ गया जो कृषि करता है। तो अगला अवतार वामन अवतार है ना, कमजोर सा झुका हुआ। राजा बलि बोलते हैं चल 3 पग में कितना जमीन ले लेगा, चल 3 पग ना, वो जमीन तेरे को दान में दे दूंगा। 3 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। तो ये भगवान विष्णु का अगला अवतार हमारा 6वां अवतार वामन अवतार। इसके बाद 7वां अवतार के रूप में आते हैं राम अवतार, सभ्य मानव। ये लिखा है सभ्य मानव, और राम से सभ्य तो कोई नहीं है अभी तक, पुरुषोत्तम कहा जाता है उसको। अब इसके बाद आता है आधुनिक मानव। तो भगवान विष्णु का 8वां अवतार होगा कृष्ण अवतार, आधुनिक मानव के रूप में, जो एक शासक के रूप में है, जिसके पास आर्ट भी है बांसुरी बजाने का, और जिसके पास टेक्नोलॉजी भी है सुदर्शन चक्र का। एक बार सुदर्शन चक्र में लोकेशन सेट हो जाए तो उसको नष्ट किए बिना वो आता नहीं है। तो यही बातें जो चार्ल्स डार्विन हमको 150 साल बताया, हमें हमारे पुराणों में हजारों साल पहले ये बातें बता दी गई थी, लेकिन हम अगरबत्ती जलाते रह गए, पूजा करते रह गए। भाई आपको अगर कोई भगवत गीता देता है तो आप फ्री में मिल रहा है करके रख तो लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर अगरबत्ती मत जलाइए, तो हाथ जोड़ के उसकी पूजा मत कीजिए, उसको कभी खोल करके पढ़िए। क्योंकि संसार में 4 ही किताबें हैं, श्रीमद् भगवत गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबिल और पुराण, जो हमें वास्तविक ज्ञान देता है। बाकी सभी इतिहास, भूगोल, राजनीति, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सभी तो जानकारी देता है, जानकारी। ये जो है केवल हमें नॉलेज प्रोवाइड कराता है, वास्तविक ज्ञान तो हमें जो है इन्हीं 4 किताबों से मिलता है। तो अगर कभी मौका मिले तो बिल्कुल इन किताबों को जो है एक बार आप पढ़िए। तो ये था चार्ल्स डार्विन की बात। अभी हम देखते हैं कि एक आदि मानव कैसे धीरे धीरे आधुनिक मानव में तब्दील हुआ, है ना। ये जो आदि मानव है, आधुनिक मानव कैसे बना। पेपर में कहीं आ जाए कि मानव के क्रमिक विकास को समझाइए, तो मानव के क्रमिक विकास को देखिए हम समझते हैं। सबसे पहले हमारे पूर्वजों के रूप में
प्राइमेट आया। ये प्राइमेट के 4 पैर होते थे, एक पूंछ होता था, है ना, ये भागते दौड़ते रहते थे, पेड़ों पर चढ़ते थे, तो पूंछ जो है बैलेंस करने का काम करता था। ठीक है, तो ये प्राइमेट फिर डेवलप हो गया, धीरे धीरे बुद्धि का विकास हुआ, इन प्राइमेटों में बुद्धि का विकास हुआ, और ये 2 पैरों पर खड़ा होकर के दूर दूर तक देखते थे। कभी 2 पैरों पर चलना भी चालू करते थे, लेकिन चल नहीं पाते थे, है ना। चलने के लिए 4 पैरों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन कहीं खड़े होकर के ये पीछे के 2 टांग में खड़े हो जाते थे और दूर तक देखते थे, कोई मेरा शिकार करने तो नहीं आ रहा है, कोई शिकार तो नहीं है जिसको मैं करना चाहता हूँ मेरा भूख मिटाने के लिए। तो ये कहलाया होमोनाइड। प्राइमेट में देखिए क्या था, 4 पैर था और एक पूंछ था, दिमाग कम था। अभी इसका दिमाग में थोड़ा वृद्धि हो गया है, और पैर तो 4 ही है, लेकिन कभी कभी 2 पैरों पर भी खड़ा हो जाते हैं, और पूंछ इसके पास जो है नहीं है। ये कहलाया होमोनाइड। अब देखिए इसके दिमाग में और वृद्धि हुई, दिमाग में इसकी और वृद्धि हुई, और पीछे के 2 टांगों पर ये खड़े होकर के चलना चालू कर दिया, और सामने के जो 2 टांग थे इसका उपयोग ये हाथ के रूप में करने लगा किसी वस्तु को पकड़ने के लिए। अब इसका नाम बदल गया होमोनाइड से होमोनिड हो गया। होमोनाइड और होमोनिड में अंतर क्या है, पेपर में अगर आए तो क्या बताएंगे। होमोनिड जो है होमोनाइड से अपेक्षाकृत ज्यादा बुद्धिमान थे। होमोनाइड के पास दिमाग थोड़ा कम था, इसके पास दिमाग थोड़ा ज्यादा था। इसके 4 पैर थे, और ये पीछे के 2 टांग जो थे उसको पैर के रूप में, और सामने के जो 2 टांग थे इसको जो है ये हाथ के रूप में उपयोग करना चालू कर दिया था। ये हो गया होमोनिड से होमोनाइड। अब हम आते हैं नीचे होमो इरेक्टस की ओर। तो यहाँ पर देखिए होमोनिड 2 टांगों पर तो चलता था, लेकिन झुक करके चलता था, और इसके पैर भी जो थे वो घुमावदार थे। अभी होमो इरेक्टस क्या है, वो सीधे खड़े होकर के चलता है, इसके पैर या पीठ जो है वो घुमावदार नहीं, वो बिल्कुल सीधे आज के आधुनिक मनुष्य की तरह वो खड़े होता है, खड़े होकर के वो चलता है। इसे कहा गया होमो इरेक्टस। अभी देखिए अब ये पैरों का उपयोग बहुत अच्छे से करना सीख गया है। पहले झुक करके चलता था, पैर घुमावदार थे, लेकिन अब पैर को एकदम सीधा खड़ा कर दिया। 180 डिग्री पर वो सीधा एकदम 180 डिग्री में खड़ा हो जाता है, ऐसा सीधा जमीन पर, पूरा पैर हाथ उसके एकदम एक सीधी लाइन में होता है। इसे हमने कह दिया होमो इरेक्टस। अब वो अपने हाथ का भी उपयोग करना बहुत अच्छे से सीख गया। पहले तो हाथ का उपयोग किसी वस्तु को पकड़ने के लिए करता था, अब हाथ से वो वस्तुएं बनाने लगा, औजार बनाने लगा, और इसे हमने कह दिया होमो हेबियस, औजार निर्माता, औजार बनाने वाला, है ना। होमो इरेक्टस सीधे खड़े होकर चलने वाला, होमो हेबियस औजार निर्माता, औजार बनाने वाला। अब ये अपने पैरों को विकसित कर दिया, सीधा खड़ा होकर के चलना चालू कर दिया, हाथों को विकसित कर दिया, वस्तुओं को पकड़ने के साथ औजार भी बनाने लग गया। अब ये दिमाग को विकसित करने लगा, अब ये बुद्धिमान हो गया, और ये जो है सोचने लगा, दूर दूर की बातें सोचने लगा, पुरानी बातों को याद करने लगा, और ये चिंतनशील बुद्धिमान व्यक्ति बन गया, जिसे हम कहते हैं होमो सेपियंस, मतलब आज का आधुनिक मनुष्य, हम सभी। ये है मानव का क्रमिक विकास। अभी देखिए एक वैज्ञानिक है ओल्डुअर गॉर्च, है ना, नाम ध्यान रखिएगा, ओल्डुअर गॉर्च। इस वैज्ञानिक को दक्षिण अफ्रीका में खुदाई करते समय एक नर कंकाल मिला, है ना, आदि मानवों का जो है इसे कंकाल मिला। कब? 1959 में, 1959 में। और जब उस नर कंकाल का कार्बन डेटिंग किया गया तो ये पता चला कि वो नर कंकाल जो है वो होमोनिड के समय का है, वो जो है होमोनिड के समय का है। तो फिर प्राइमेट होमोनाइड बने, होमोनिड बने, होमोनिड इरेक्टस बने, हेबियस बने, सेपियंस बने। तो ये एक अलग से कहां से आ गया? तो देखिए जब प्राइमेट होमोनाइड बने, होमोनाइड होमोनिड बने, और होमोनिड जब होमो इरेक्टस बन रहे थे तो इसी होमोनिड का एक समूह भटक गया और दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में चला गया, जिसके कारण उसका विकास नहीं हो पाया।
पहले एक साथ समूह में रहते थे सभी प्राइमेट, होमोनाइट बन गए, होमोनाइट होमोनिड्स बन गए। अब ये होमोनिड्स होमो इरेक्टस बनने वाले थे, लेकिन एक समूह क्या हो गया, बिछड़ गया, दक्षिण अफ्रीका में चला गया और उनका विकास नहीं हो पाया और उनके शरीर की संरचना धीरे धीरे बदलने लगी, है ना। इसमें देखिए क्या था, जो सिर का आकार था, सिर का आकार ये बड़ा हो गया, सिर बड़ा हो गया उनका। जो जबड़े थे, जबड़े ये भी बड़े हो गए, जबड़े भी बड़े हो गए। और जो दांत थे वो नुकीले हो गए, नुकीले, नुकीले दांत। तो देखिए यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, फसलें उगाना चालू कर दिए, लेकिन वो जो बिछड़े हुए थे वो फसल उगाना नहीं सीखे थे, वो अभी भी शिकार करते थे। यहाँ पर देखिए लोग क्या है, पहले शिकार करते थे, फिर धीरे धीरे इनको पता चला कि अपनी जान को दांव पे क्यों लगाएं, भाई फसल से भी भूख मिट सकती है तो क्यों ना आसानी से हम फसल उगा करके खाएं। लेकिन ये जो बिछड़ा हुआ ग्रुप था ये फसल उगाना नहीं सीखे, आज भी ये शिकार ही करते थे उस समय। अब ये मैं कैसे बोल रहा हूँ कि ये शिकार करते थे, इनके दांत को देखिए, दांत नुकीले हैं। अगर आपको खुदाई से किसी के जो है हड्डियों के अवशेष मिलते हैं किसी जानवर के, तो आप उनके दांतों को देखिए, उनके दांतों को देख करके आप बता सकते हैं कि ये जानवर शाकाहारी था कि मांसाहारी। अगर उस जानवर के दांत नुकीले हैं तो आप समझ जाइए कि ये किसी मांसाहारी जानवर के दांत हैं। और अगर उसकी हड्डियों को देखने से, उसके दांत को देखने से ये लगता है कि ये दांत नुकीले नहीं हैं, ये दांत फ्लैट चपटे हैं, तो आप समझ जाइए कि ये किसी शाकाहारी जानवर के दांत हैं। जैसे आप कुत्ते का दांत या शेर का दांत या चीता बाघ का दांत देख लीजिए, वो नुकीला होता है। वहीं आप शेर का गाय का दांत देख लीजिए, गाय का जो दांत है वो चपटा फ्लैट होता है ना। हाथी का जो अंदर का दांत होता है, ऊंट का जो दांत होता है ये फ्लैट होता है। शाकाहारी जानवरों के दांत फ्लैट चपटे होते हैं और मांसाहारी जानवरों के दांत जो है नुकीले होते हैं। तो जिस समय होमोनिड होमो इरेक्टस बन रहे थे, एक समूह अलग हो गया, दक्षिण अफ्रीका में चला गया, सिर का आकार बड़ा हो गया, झुक करके चलता था, सीधे खड़े नहीं हो सकता था, जबड़े बड़े थे, दांत नुकीले थे। ये अलग ही ग्रुप इनका बन गया जिसको कहा गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। नाम याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, पिथेकस। क्लियर? ये एक अलग ग्रुप बन गया है ना। और ये सब होमो ग्रुप है। होमो ग्रुप मतलब कि सीधे खड़े होकर के चलते थे, इनके पास बुद्धि थी। ये होमो ग्रुप नहीं है, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस अलग ग्रुप है जो पशुओं के समान था, है ना, जानवरों के समान ही रहता था। अभी देखिए हम सभी हैं होमोसेपियंस, है ना। आप भी होमोसेपियंस हैं, हम भी होमोसेपियंस हैं। इस संसार में जितने भी इंसान रहते हैं सभी होमोसेपियंस मतलब आधुनिक मानव हैं। अब क्या भारत का एक व्यक्ति खड़े कर दीजिए, चाइना का एक व्यक्ति खड़े कर दीजिए, रशिया का खड़े कर दीजिए, वहीं आप जो है अफ्रीका से एक व्यक्ति लाइए खड़े कर दीजिए, लैटिन अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से एक व्यक्तियों को ला करके सभी को एक साथ खड़े कर दीजिए, सभी हैं होमोसेपियंस। लेकिन सबके आकार में, वजन में, त्वचा के कलर में, बालों के रंग में आपको जो है डिफरेंस देखने को मिलेगा। सभी होमोसेपियंस है लेकिन सभी एक जैसे नहीं होंगे। अफ्रीका के लोगों में और अमेरिका के लोगों में, भारत के लोगों में और चाइना के लोगों में अंतर होता है ना। कहीं आपको छोटे कद वाले लोग मिलेंगे, कहीं बड़े कद वाले लोग मिलेंगे, कहीं पर भारी भरकम लोग मिलेंगे तो कहीं पतले दुबले लोग मिलेंगे। हर जगह जो है कहीं कमजोर लोग तो कहीं हट्टे कट्टे लोग मिलेंगे। तो हर जगह लोगों की जो शरीर की संरचना होती है वो अलग अलग होती है, क्योंकि हमारे ऊपर जो है जलवायु का प्रभाव पड़ता है ना। जैसे जलवायु में हम रहेंगे हम वैसे ही हो जाएंगे। हम सभी जानते हैं हमारे पूर्वज एक ही थे, हम सभी मनुष्यों की उत्पत्ति उसी हमारे पूर्वज से हुई है। लेकिन कोई अमेरिका चला गया तो वो जो है अलग रंग और रूप का बन गया, और कोई जो है ऑस्ट्रेलिया आ गया, कोई भारत आ गया, कोई अफ्रीका आ गया, तो सबका रंग और रूप जो है अलग हो गया। तो यहाँ पर ये जितने भी हम आदि मानवों की बात कर रहे हैं ये सब आदि मानव ही थे, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में रहते थे, जिसके कारण इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस पाया जाता है। किसी आदि मानव में जो है शरीर में ज्यादा बाल पाया जाता है, किसी में कम बाल पाया जाता है, कोई आदि मानव ज्यादा हाइट का होता है, कोई आदि मानव जो है कम हाइट का होता है। और इसी प्रकार से अलग अलग जगहों पर, अलग अलग देशों पर जो हमें आदि मानवों के अवशेष मिले हैं, उन आदि मानवों के अवशेष को हमने अलग अलग नाम दे दिया है। जैसे कि इटली में
हमें जो आदि मानव के अवशेष मिले हैं इसको हमने कह दिया ओरियोपिथिकस। और उसी प्रकार जो है जर्मनी में जो हमें आदि मानवों के अवशेष मिले हैं इसे नाम दे दिया निएंडरस्थल। और उसी प्रकार हमें फ्रांस में भी कुछ आदि मानवों के अवशेष मिले हैं। ये बाकी आदि मानवों जैसे ही थे, लेकिन थोड़ा सा इसके शरीर में, संरचना में अंतर हमें देखने को मिलता है और इसे हमने कह दिया क्रो-मैग्नन। ठीक है, तो अलग अलग जगह जो आदि मानव हमें मिले हैं सब यही थे, होमिनिड थे, होमोनाइड थे, होमो इरेक्टस ही थे, है ना, सब सीधे खड़े होकर के ही चलते थे, लेकिन साइज में, रंग में और त्वचा में कम बाल ज्यादा बाल, इसके आधार पर सब में थोड़ा थोड़ा अंतर था। और इसी कारण किसी को ओरियोपिथिकस, किसी को निएंडरस्थल, तो किसी को क्रो-मैग्नन कहा गया। ये जो हमारा चैप्टर है ना, समय की शुरुआत, इसका मैंने एक सामान्य सा जानकारी आपको दिया है। और अगर मेरे को आगे समय मिलता है तो इस चैप्टर को मैं और इसका 2-3 पार्ट बनाऊंगा और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट करूंगा, लेकिन समय ना मिल पाने के कारण बहुत लंबे समय से मैं वीडियो नहीं बना रहा था। ये बहुत बेसिक जानकारी था समय की शुरुआत चैप्टर का। इस बेसिक जानकारी को जानने के बाद आप एक बार बुक को खोलेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, या तो फिर इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे या स्कूल में समझेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से जो है आपको समझ आ जाएगा। लेकिन सुबह से कोचिंग, फिर बहुत से काम, इसके कारण जो है समय नहीं मिल पाता। आज समय मिला है ना, आज संडे है, कल 15 अगस्त है, आप सभी को जो है बहुत बहुत जो है कॉन्ग्रेचुलेशन है, बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। कल के 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 75वां स्वतंत्रता दिवस हम मनाने जा रहे हैं। अमृत महोत्सव के रूप में हम इसे मनाएंगे। देश का जो है आज़ादी के 75 साल, सभी घर में तिरंगा होना चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी से जो है अनुरोध किया है कि आप अपने घर में तिरंगा लगाइए। और साथ में हमारा जो फ्लैग कोड है, फ्लैग कोड मतलब तिरंगा झंडा लगाने का जो कानून है ना, कि सूर्योदय के बाद ही आपको तिरंगा फहराना है, सूर्यास्त से पहले आपको तिरंगा हटा लेना है। तिरंगा जो है खादी खद्दड़ जिसको हम बोलते हैं, खादी सूती, है ना, ऐसे ही हाथ से बने हुए कपड़ों से जो है, हाथ से कटाई हुआ कपड़ा, हाथ से बना हुआ कपड़ा से तिरंगे बन सकता है। ऐसा बहुत सारे नियम थे, बहुत सारे जो है बड़े बड़े नियम कानून थे तिरंगे को लेकर के। अभी फ्लैग कोड चेंज हो गया है ना, अभी बहुत सरल हो गया है तिरंगा हमारे लिए। आप अपने घर में तिरंगा लगा सकते हैं, पहले तिरंगा नहीं लगा सकते थे हम घर में। पहले जो है सरकारी ऑफिसों में और कहीं कहीं जो है तिरंगा लगाया जाता था। बड़े अधिकारी जो वो है हमारे राष्ट्रपति हैं, इनकी ही गाड़ियों में क्या है तिरंगा लगा हुआ होता था। अभी फ्लैग कोड चेंज हो गया है, आप जो है तिरंगा लगा सकते हैं। तिरंगा जरूरी नहीं है हाथ से बुना हुआ हो, आजकल तो अभी हर घर तिरंगा जो एक मुहिम चलाई जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, इसके तहत पूरे हाथ से बनाना पॉसिबल नहीं है। और दूसरा, आम पब्लिक जो है वो तिरंगा लगा देगी छत में, लेकिन फिर से तो उसको उतारेंगे नहीं सूर्यास्त के समय। तो इस कारण फ्लैग कोड चेंज किया गया है थोड़ा सा। अब जो तिरंगा आ रहा है वो नायलॉन का आ रहा है, मशीन से बना हुआ है ना, और इसको आप 24 घंटे अपने छत में लगा सकते हैं। फ्लैग कोड लागू नहीं है वहां पर कोई भी कि सूर्यास्त के बाद इसको हटाना पड़ेगा। फ्लैग कोड में परिवर्तन किया गया है थोड़ा सा। 25 रुपये मिलता है डाकघर में, यहाँ पर आप जाएंगे, आगे डाकघर है, आपने देखा होगा है ना, ये इस तरफ बंजारी रोड में जब हम जाएंगे पेट्रोल पंप के सामने जो है डाकघर है अडवाणी कॉलोनी में, वहाँ पर 25 रुपये की दर से जो है एक नायलॉन का तिरंगा आपको मिलेगा। आप उसे जो है घर में ला करके अपने छत पर लगा सकते हैं, और आपको लगाना भी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री का ये क्या है अनुरोध है, एक मुहिम है हर घर तिरंगा। इस पर जो है हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और हमें भी इस मुहिम का हिस्सेदार बनना चाहिए। तो आप सभी को कल के स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज समय जैसा कि मेरे को मिला है तो मैंने ये छोटा सा क्लास ले लिया, लेकिन समय ना मिल पाने के कारण अभी मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। आप जितने भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कोचिंग क्लास को जल्दी से जल्दी कर लें, क्योंकि शुरू से करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा और बाद में तो एडमिशन होता नहीं है। ओके, जय हिंद।